गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर 2026 में कैश ट्रांजैक्शंस की क्या लिमिट है, आप कितने की कैश बिलिंग कर सकते हैं और क्या प्रोविजंस हैं ताकि आपके ऊपर पेनल्टीज भी ना लगे, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें किस तरीके से बातें लिखी गई हैं आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये जो नई लिमिट्स कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है इन द ईयर 2026 ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी कंफ्यूजन जो है वो आपको ना रहे। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि आपका जो ये कैश ट्रांजैक्शंस है इसको ना आपको दो तीन चीज़ों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप अपना बिजनेस एक्सपेंस यानी कि जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर जो भी आप बिजनेस एक्सपेंस दिखा रहे हैं, आप मान लीजिए कोई भी पेमेंट करते हैं तो पेमेंट जो बिजनेस एक्सपेंस से रिलेटेड है वो 10,000 रुपीज से ऊपर का आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप इससे ऊपर का कैश पेमेंट करेंगे, 10,000 से ऊपर का बिजनेस एक्सपेंस आप करेंगे तो वो एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा, वो एक्सपेंस आपके इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। कैश पेमेंट ओवर दिस डेली लिमिट पर पर्सन विल बी डिसअलाउड एज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस। ये आपको एक्सपेंस में नहीं मिल पाएगा, इसकी टैक्स बेनिफिट्स आप नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले ये चीज आप समझ लीजिए कि 10,000 वाली लिमिट क्या है। इसके बाद बात करते हैं डोनेशंस की। तो अगर आप 2,000 रुपीज से ऊपर का कैश डोनेशंस कर रहे हैं तो आपको डोनेशन का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ डोनेशन का डिसअलावेंस या बिजनेस एक्सपेंस का डिसअलावेंस का मतलब है कि जो टैक्स बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं वो टैक्स के बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे कर रहे हैं तो आप उसमें 1 रुपया भी कैश के अंदर नहीं डाल सकते, आपको सारा का सारा जो प्रीमियम पेमेंट है वो करना होगा अदर देन कैश में, यानी कि डिजिटल मोड्स के अंदर एनईएफटी आईएमपीएस जैसे मर्जी करना है कीजिए। कैश पेमेंट्स आप इंश्योरेंस प्रीमियम्स के लिए नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एज अ सेलर जब आप किसी को माल बेच रहे हैं तो आप कितने का माल कैश में बेच सकते हैं और कैश की बिलिंग कितने में कर सकते हैं, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जो है वो रहती है लोगों के अंदर। तो आपको इस चीज को समझने के लिए दो चीजों को पहले क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा कि इनकम टैक्स और जीएसटी दो अलग अलग बातें हैं। जीएसटी के अंदर कैश बिलिंग के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक लिमिट नहीं है कि आप 2 लाख रुपए तक का जीएसटी का कैश बिल नहीं बना सकते, आप जीएसटी के अंदर बना सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना होगा कि जब आप अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को 50,000 रुपीज से ऊपर का कैश बिलिंग करके दे रहे हैं, अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को कोई नाम नहीं लिख रहे, तो आपको उसके प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंगली जो जीएसटी है वो चार्ज करना है। अमाउंट कितना भी हो, कैश का बिल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम लिख करके कैश रिसीव कर लीजिए, कैश के नाम पर कर, कोई प्रॉब्लम जीएसटी में नहीं है। लेकिन बात करते हैं अगर इनकम टैक्स की, तो रिसीविंग हाई वैल्यू कैश पेमेंट्स मोर देन रुपीज 2 लाख, 2 लाख या उससे ज्यादा का अगर आप कैश पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आपके ऊपर 100% पेनल्टी लग जाएगी। मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए का कैश हैंडलिंग कर लिया तो आपके ऊपर 100% पेनल्टी जो है बैलेंस 1 लाख रुपए के ऊपर लगनी है। दिस अप्लाइज टू द कैश रिसीव फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे फॉर वन ट्रांजैक्शन और फॉर वन इवेंट। एक पर्सन से एक दिन में एक ट्रांजैक्शन या एक इवेंट के रिस्पेक्ट में आप 2 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं दिखा सकते। अगर आपने दिखाया तो इनकम टैक्स के अंदर 100% पेनल्टी जो है वो आपको लगेगी। अगर एग्जाम्पल के साथ आपको समझना है तो आप इस बात को और अच्छे से समझिए। मान लीजिए आपने जीएसटी के अंदर एक इनवॉइस बनाया, जो भी आपने गुड्स सप्लाई करी है, मान लीजिए वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू है, मान लीजिए वो है 2,50,000 रुपीज की। इसके ऊपर आप जीएसटी का कंपोनेंट ऐड करेंगे। मान लीजिए आपने 18% जीएसटी इस पर ऐड करा, जो भी अमाउंट आपका बन के आया ये आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है अमाउंट यहां पर निकल के आ गया, ये मोर देन 2 लाख रुपीज हो गया। अब आप इस 2 लाख रुपीज का पेमेंट अगर कैश में ले लेंगे, जीएसटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने ये पेमेंट कैश में ले लिया तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है 100% पेनल्टी हम आपके ऊपर लगा दें। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जीएसटी के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट क्या है
और इनकम टैक्स के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट क्या रखी गई है। इसके बाद अगर बात करें तो डिपॉजिट्स और लोन्स की बात, तो आप यहां पर लोन्स और डिपॉजिट्स जो है वो 20,000 रुपीज से ऊपर का अगर कैश में रिसीव कर रहे हैं, बुक्स में दिखला रहे हैं, तो वहां पर भी 100% पेनल्टी का प्रावधान जो है किया गया है। जब आप अपनी इनकम टैक्स ऑडिट कराते हैं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते हैं, तो वहां पर 269T 269SS के प्रोविजंस जो हैं इन सारे चीजों पर लागू हो जाते हैं। तो कैश ट्रांजैक्शंस का पेमेंट और कैश ट्रांजैक्शंस की रिसीट्स की ये दो मैंडेटरी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद मान लीजिए आप बिजनेस हाउस हैं और आपका टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ रुपीज से ऊपर चला गया है। अब आपको ध्यान में रखना है, आप काउंटर खोल के बैठे हैं, आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ऊपर है, अब आपके पास कस्टमर आया, तो आपको उस कस्टमर को कैश के साथ साथ डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट का ऑप्शन देना जो है वो मैंडेटरी है। मैंने क्या बोला, आपको ऑप्शन देना मैंडेटरी है। मान लीजिए यहां पर है रामू, ये है रजिस्टर्ड पर्सन, ये बिजनेसमैन है, इसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज को क्रॉस कर गया। इसके पास एक कस्टमर आया जिसका नाम है श्यामू। अब ये गुड्स सेल करेगा, ये गुड्स परचेज कर रहा है इस श्यामू को, ठीक है, रामू से श्यामू माल खरीद रहा है मान लीजिए 10,000 रुपीज का। तो अब ये जो रामू है ना, रामू को ऑप्शन देना होगा। क्या ऑप्शन, कि भैया श्यामू तुम डिजिटल पेमेंट के थ्रू भी हमें ऑप्शन में कर सकते हो, और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपने ऑप्शन दे दिया श्यामू को डिजिटल पेमेंट का तो ये डिजिटल पेमेंट से ही करे, आपको नहीं, ये कैश में कर सकता है। बेसिकली गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि यू मस्ट गिव एन ऑप्शन फॉर द पेमेंट इन डिजिटल मोड्स। कस्टमर करना चाहे तो करे, ना करना चाहे ना करे, आपको ऑप्शन देना मैंडेटरी है। दीज बिजनेसेस मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, आपको क्यूआर कोड लगाना मैंडेटरी है, आपको डायनामिक क्यूआर कोड वगैरह लगाना जो है वो मैंडेटरी है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पर डे के नॉन कंप्लायंस का 5,000 पेनल्टी जो है वो आपके ऊपर इंपोज किया जाएगा। तो ये कैश ट्रांजैक्शंस की और कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस जो 2026 के अंदर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सारी बातें जो हैं अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी ऐसी गलती जो है वो अनजाने में ना करें जिसकी वजह से उसको अननेसेसरी की पेनल्टीज जो हैं वो इंपोज कर दी जाएं। जीएसटीआर 9 और 9C बहुत ही नजदीक आ चुका है, मात्र 10 दिन का समय बचा है। अगर आप जीएसटीआर 9 9C फॉर 24-25 को फाइलिंग करने में कोई भी परेशानी फेस कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, तो आप हमारा जीएसटीआर 9 9C का 10 घंटे का जो फुल फ्लेजेड कोर्स है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को कवर करता हुआ कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहां पर आपको क्या मिलेगा, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ पूरा कंप्लीट कवरेज विथ अपडेटेड पीडीएफ नोट्स, किस टेबल के अंदर क्या डेटा जाएगा, कौन से टेबल से किस टेबल का लिंकिंग है, किस तरीके से आप 23-24 का डेटा 24-25 में अगर लेकर के आए हैं उसका एडजस्टमेंट्स, 24-25 का एडजस्टमेंट 25-26 में किया है तो वो क्या ट्रीटमेंट होगा, आईटीसी के 37-37A का क्या ट्रीटमेंट होगा, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट यहां पर आपको मिलेगा। आप हमारी टीम जीएसटी प्लेटफॉर्म की से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228, वो भी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैश ट्रांजैक्शंस के लिमिट को लेकर के 2026 में ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।